हाँ, जून का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं आर्टिकल्स क्या क्या है हमारे सामने जून के लिए। हाँ, जून करंट अफेयर्स में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आ रहा है उम्मीद पोर्टल। ठीक है, जून 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, दैट इज उम्मीद। ये एक एक्रोनिम है सर, इसका फुल फॉर्म है सर। ये जुड़ा हुआ है वक्फ वक्फ एरिया से। वक्फ जानते हैं आप लोग सर? वक्फ आप जानते होंगे, नहीं जानते मैं आपको बता देता हूँ। WAQF जो वक्फ होता है, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक कंसेप्ट होता है जिसके अंदर जो मुस्लिम सब्जेक्ट्स होते हैं या जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, वो अपने कम्युनिटी वेलफेयर के लिए अपनी तरफ से अपने जो एसेट्स होते हैं उनको डोनेट करते हैं। और ये मोस्टली जुड़ा हुआ होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड से जुड़ा होता है। तो एक मुस्लिम जो होता है वो अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए क्या करता है सर? लैंड को डोनेट करता है। ये जो कम्युनिटी वेलफेयर के लिए डोनेशन होता है, इस लैंड को कहा जाता है वक्फ। ठीक है, जो मुस्लिम्स डोनेट करते हैं अपने कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। अब होता क्या है कि ये वक्फ का जो कंसेप्ट है ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर इस वक्फ के कंसेप्ट को रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं बात हुई, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो बातें बीच में आती है। पहला ये है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या मतलब है? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये चारों आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल है। आर्टिकल 25 और 26 इंडिविजुअल फ्रीडम के आर्टिकल है, और 26 और 27, 28 जो है वो कलेक्टिव रिलीजन के क्या है सर? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल है। इसके अंदर सिंपल सी बात है कि अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, मतलब अगर कोई लैंड है जो कि उस पर्टिकुलर रिलीजन के वेलफेयर के लिए डोनेट किया गया है, तो नो डाउट अबाउट इट इसको मैनेज उसी पर्टिकुलर रिलीजन की के लोग करेंगे सर। उसी पर्टिकुलर रिलीजन की जो एसोसिएशन होगी वो मैनेज करेगी सर। तो एक बात तो आती है कि क्या इसके अंदर गवर्नमेंट को रेगुलेशन के लिए आना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो एक होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और एक होता है कि उस जो जो जितना भी लैंड डोनेट होके आ रहा है, उस डोनेटेड लैंड का इफेक्टिव मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाए कि उससे वास्तविकता में जो डेवलपमेंट है वो परकोलेट होके उस कम्युनिटी को जाए, उस कम्युनिटी के अंदर जो डाउन रोडर है उनको जाए। समझ आ रहा है? तो ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, इस वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक बॉडी बनानी है सर। अब ये बॉडी जो है भारत में अभी दो लेवल पे बनती है, एक सेंट्रल लेवल पे बनती है और एक स्टेट लेवल पे बनती है सर। ठीक है, तो क्योंकि लैंड जो होता है वो स्टेट इशू होता है, तो मेजर जो काम होता है वो कौन करता है सर? स्टेट लेवल का जो वक्फ बोर्ड होता है वो करता है। सेंट्रल लेवल पे आपको मिलती है वक्फ काउंसिल। ठीक है सर। पॉइंट ये है कि एक तो पूरे भारत के लेवल पे है, सेंटर पे वो गाइडलाइन निकालती है सर। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे मैनेज कौन करता है? स्टेट लेवल के जो वक्फ बोर्ड्स होते हैं। पॉइंट ये है कि क्या इसके अंदर स्टेट को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर स्टेट इंटरवीन करता है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन में आता है सर। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि रिलीजियस बॉडी है या रिलीजियस पूरा का पूरा मामला है तो उसी धर्म के लोग जो है वो मेंटेन करेंगे। बट उनकी जो गवर्नेबिलिटी है, उनकी जो इफिशियंसी है, अगर वो बेटर तरीके से मैनेज होगा वक्फ प्रॉपर्टी, तो सारे के सारे लोगों को क्या मिल पाएगा? उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो लार्जर कम्युनिटी इंटरेस्ट में स्टेट का इंटरफेरेंस जो है वो क्या है? कुछ हद तक जाएगा, जरूरी है सर। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर स्टेट इंटरवीन करता है और पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है या स्टेट्स कोई एक्ट निकालते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, तो वो जो एक्ट बनता है उस एक्ट के अंडर ये दोनों बॉडीज सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल रेगुलेट होगी सर, होगी। इनकी मेंबरशिप भी निकल के आएगी। कोशिश ये करनी है कि ये जो मेंबरशिप बने बोर्ड की और काउंसिल की, ये मेंबरशिप इस तरीके से बने कि मेजॉरिटी ऑफ इसके जो लोग हों वो कहां से आए सर? उसी पर्टिकुलर रिलीजन से आए। मतलब मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वही मेजॉरिटी में रिप्रेजेंट करें किसको सर? वक्फ बोर्ड को और वक्फ काउंसिल को। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी क्या होगी? इंश्योर होगी। और मोस्टली शुरू से यही हो रहा था सर कि मेजोरिटी जो मेंबर थे वो कहां से आ रहे थे? मुस्लिम कम्युनिटी से ही आ रहे थे, और अभी भी आते हैं सर मुस्लिम कम्युनिटी से ही। समझ आ रहा है? ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है ये इररिवोकेबल होती है। मतलब एक बार अगर आपने डोनेट कर दी तो वो वापस से आप किसी को ट्रांसफर या गिफ्ट कर नहीं सकते। मतलब आपने डोनेट कर दी तो फिर उसका जो मैनेजमेंट है वो वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल जो है वो देखने वाले हैं सर। अब इस प्रॉपर्टी को वो कैसे यूज कर सकते हैं इसको भी समझना है। नॉर्मली वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उसको आप किसी ना किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। इसका मतलब उस प्रॉपर्टी पे आप कोई मॉस्क बना सकते हो,
उस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हो, मॉस्क बना सकते हो उसके ऊपर, या फिर उसके ऊपर कोई और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। आप उस पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, मदरसा खोल सकते हो। आप उस वक्फ प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करके कोई आप एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हो, जिससे बनने वाला जो प्रॉफिट है उसको आप कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मतलब ये बिल्कुल छोटा मामला नहीं है कि सिर्फ लैंड को मैनेज कर रहे हैं। मामला यहां तक है कि लैंड के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट करके आप उससे क्या कर रहे हैं सर, कुछ आउटपुट निकाल रहे हैं। उस आउटपुट से जो मिल रहा है आपको, उससे आप कम्युनिटी वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आप एजुकेशन कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं सर, हेल्थ के लिए कुछ बेनिफिट क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं। समझ आ रहा है? तो वक्फ का मामला जो है वो थोड़ा सा लार्जर है। समझ गए सर? अभी रिसेंटली 2024 के अंदर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हो गया सर, अभी पास हो चुका है, एक्ट बन चुका है वो, ठीक है। उस एक्ट की डिटेल इसके अंदर नहीं है बहुत ज्यादा, उसके अंदर थोड़े से वक्फ के अंदर क्या किए हैं सर, रिसेंटली बदलाव किए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। बट दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट अबाउट दैट एक्ट। ये जो जुड़ा हुआ मामला है, ये मामला है किससे सर, उम्मीद पोर्टल से। और ये उम्मीद पोर्टल जो है ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि पूरे इंडिया के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टीज है उन वक्फ प्रॉपर्टी का ऑनलाइन क्या करता है सर, पूरा का पूरा सर्विलेंस करता है। समझ में आ रहा है? तो सारा काम ऑनलाइन करने के लिए ये पोर्टल है, कोई भी जाके चेक भी कर सकता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी उसको मिल जाएगी। और गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक बेटर सुपरविजन कर पाएगी कि कहीं पर भी जो ट्रांसफर हो रहे हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है या जो भी काम चल रहा है वो किसी तरीके से इलीगल तरीके से तो नहीं हो रहा है सर। तो उम्मीद पोर्टल इज अबाउट द वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया। विल डिस्कस द क्लॉजेज अबाउट इट, इसके बारे में पढ़ेंगे सर। उम्मीद हो गया सर। सेकंड आता है एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश। अब आपको पता है कि अप्रैल में ही, आई थिंक 19 अप्रैल को शायद, है ना, अहमदाबाद से जो फ्लाइट जा रही थी लंदन, है ना, वो टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद में क्या हो गई सर, क्रैश हो गई थी। आपको पता है ये सारी चीजें। उसके अंदर काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई सर, कितने, करीब 200 के आसपास, है ना, है ना। हाँ, तो काफी लोग इसके अंदर, कुछ आई थिंक गुजरात के एक्स CM भी थे इसके अंदर, विजय रूपानी, ठीक है। तो इस फ्लाइट का क्रैश होना कहीं ना कहीं सिविल एविएशन सेफ्टी पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, ठीक है। सिविल एविएशन देखिए बहुत बड़ा सेक्टर है। सिविल एविएशन का मतलब होता है कि जो यात्री होते हैं उनको जब आप फ्लाइट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, दैट इज सिविल एविएशन, जो लोगों के लिए बना हुआ है। सिविल एविएशन के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, टेक्निकलिटीज के लिए, सबके लिए अलग अलग क्या है सर, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। मतलब डिफरेंट एजेंसीज है जो कि मेक श्योर करती है कि आप सारा का सारा क्या करें सर, रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। बिकॉज एयर सेफ्टी तो बहुत ज्यादा प्राइम टॉपिक है सर, है ना। एयर ट्रैवल को कहीं ना कहीं लग्जरी कंसिडर किया जाता है, और लग्जरी के साथ अगर सेफ्टी एसोसिएट नहीं है तो फिर वो ट्रैवल किस काम का, ठीक है। इतनी बड़ी पूरे के पूरे प्लेन का क्रैश हो जाना और किसी का उसमें से बच के नहीं निकलना, आई थिंक बहुत एक ही व्यक्ति बचा था उसमें, बाकी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो हमारे लिए ये कंसर्न है इस आर्टिकल के अंदर कि हम एयर सेफ्टी और जो सिविल एविएशन है उसका इंडिया में जो रेगुलेशन है और इंटरनेशनली जो रेगुलेशन है उसके बारे में क्या करें सर, समझे, ठीक है। उसको समझे। और इंडिया में क्या हो, जैसे इंडिया में हमको पता है कि हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है सर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है हमारे पास। उस मंत्रालय के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है सर, जो एयरपोर्ट्स को देखती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑफिस है, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है सर। उसके बाद हमारे पास एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है सर, AAIB, दैट इज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है। इसी तरीके की एक और टेक्निकल बॉडी है, जो एक ब्यूरो और है जो टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट करता है। तो हमें इन 4-5 जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है एसोसिएटेड विद द इंडियन सिविल एविएशन, उसको पढ़ना है सर। समझ में आ रहा है? इसके अलावा और जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये तो वो वाली बॉडीज हैं जो कि प्री एक्सीडेंट सारी चीजें मैनेज करती है। बट इन केस एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद कौन कौन स्टेक होल्डर पिक्चर में आता है वो भी हमको देखना है। जैसे NDRF आती है सर, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो है, जो कि NDRF एक्ट 2005 के अंदर बनी हुई है। SDRF भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, लोकल पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है सर, एयरपोर्ट पे जो आपकी टेक्निकल स्टाफ है सर वो इन्वॉल्व हो जाता है, होता है। तो ये भी हमको क्या करना है, देखना है। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीका है और उसको कौन इन्वेस्टिगेट, जैसे हमने अभी देखा ना, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये जो ब्यूरो है उसका काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करता है सर, ठीक है। और इस इन्वेस्टिगेशन में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जो DGCA है, ये सब में से कोई इन्वॉल्व नहीं रहता, क्योंकि वो तो
पहले से ही सुपरविजन के लिए थे। अब अगर वो भी इसके अंदर ब्यूरो में इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वो ढकने की कोशिश करेंगे अपने काम को, ठीक है। तो इस ब्यूरो के अंदर किसी भी तरीके का कोई डीजीसीए या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स नहीं रहते। ये ब्यूरो पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है उसके जो रूल्स रेगुलेशन है, शिकागो कन्वेंशन जो है 1944 का, उसको पूरा का पूरा क्या करता है सर, फॉलो करता है। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, समझ गए सर। इसमें एक ब्लैक बॉक्स का कंसेप्ट होता है, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा, कि जो कॉकपिट होता है जिसके अंदर जो पायलट्स रूम होता है कॉकपिट, ठीक है, उसके अंदर ना एक ब्लैक बॉक्स रखा रहता है। एक्चुअली वो बॉक्स जो होता है वो ब्लैक बॉक्स नहीं होता है, उसका कलर ब्लैक नहीं होता है, उसका कलर होता है यूजुअली सैफरन होता है, डार्क सैफरन या ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। उसका कलर ऑरेंज इसलिए, ब्लैक बॉक्स होता क्या पहले ये समझो। वो ब्लैक बॉक्स जो होता है ना, वो फ्लाइट के अंदर या जो पायलट जो कॉकपिट है उसके अंदर जो भी कन्वर्सेशन हो रहा होता है, ठीक है, बिटवीन द जो आपकी ट्रैफिक अथॉरिटी है, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी, और जो पायलट्स हैं, या बिटवीन पायलट्स या फिर क्रू और पायलट के बीच में जितना भी कन्वर्सेशन होता है पूरा इन फ्लाइट, ठीक है, वो सारा का सारा कन्वर्सेशन जो होता है वो उसके अंदर क्या रहता है, रिकॉर्डेड रहता है, ठीक है सर। तो वो रिकॉर्डेड रहता है। इसके अलावा और जो सिग्नलिंग से एसोसिएटेड जो भी इशू है ना टेक्निकल, वो भी उसके अंदर रिकॉर्ड रहते हैं। और ये जो बॉक्स बना हुआ रहता है ना, इस बॉक्स को बनाया जाता है इस तरीके से कि बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर पे भी इसको कुछ होता नहीं है। मतलब बड़ा से बड़ा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, चाहे पूरी की पूरी आग लग चुकी है, चाहे पूरा का पूरा क्या हो गया सर, एयरक्राफ्ट पानी के अंदर चला गया है, सारी, कोई बैठा है क्या इसके ऊपर मच्छर, ठीक है, तो कुछ भी हो जाता है उस बॉक्स को कुछ नहीं होता है। मतलब हायर वेजरीज के अंदर भी वो बॉक्स क्या होता है, सेफ गार्ड रहता है। और ये बना ही इसीलिए है ताकि इन केस अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बाद में इस बॉक्स के थ्रू आप इन्वेस्टिगेशन में पता लगा सको कि एक्चुअली क्या हुआ था। समझ में आ रहा है। तो इस बॉक्स में इस तरीके से, इसका ये ब्लैक कलर नहीं होता है, इसका करेंज तो ऑरेंज होता है। ऑरेंज कलर इसलिए दिया गया है ताकि इन केस कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाए ना तो वो दूर से दिख जाए कि भैया ऑरेंज कलर का बॉक्स है, तो इट्स इजी, क्योंकि हाई वेवलेंथ है तो दिख जाएगा सर वो, ठीक है। तो ये हो गया ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज कलर होता है इसका। ब्लैक बॉक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है, बट कन्वेंशनल कारण है। कन्वेंशनल कारण ये है कि ब्लैक बॉक्स इसलिए है बिकॉज जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, इसीलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। एक तो ये रीजन एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, इसीलिए ब्लैक बॉक्स कहते हैं। एक और कारण ये है ब्लैक बॉक्स कहने का इसको कि एक तो ये है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन का पिटारा है, एक इसको ब्लैक बॉक्स और किसी टेक्निकल रीजन से कहते हैं। मतलब कोई कन्वेंशनल ही कारण है, कोई और इसका मेजर कारण नहीं है कि इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कह रहे हैं। कलर इसका ब्लैक नहीं होता है, कलर इसका होता है ऑरेंज कलर। एक दो रीजन है और हम बात करेंगे तो आएगा बीच में, है ना ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन इसके अंदर कलेक्ट करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट के। समझ में आ रहा है। तो इंडिया का सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर जितने रेगुलेटर्स हैं, जितनी बॉडीज इन्वॉल्व है, वो सब हमको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनली कौन सी कन्वेंशन है जिसका इंडिया पार्ट है और फॉलो करता है, वो पता होना चाहिए। बॉडीज कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है जो फॉलो होता है, वो सब हमको पता होना चाहिए। अंदर से इंट्रिकेट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में इस साल, ठीक है सर। क्योंकि ये एक्सीडेंट अप्रैल में हुआ था, उसके बाद एक प्री हो चुका है, ठीक है, बट उस प्री में क्वेश्चन आया नहीं था, वो तो प्री उसके बाद ही था, थोड़े दिन बाद, ठीक है। और अभी इस साल के प्री में पॉसिबल है कि घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन कैसा आता है पता है, देखो जैसे वो जो बॉक्स है ब्लैक बॉक्स, अब ब्लैक बॉक्स क्या होता है ये क्वेश्चन तो यूपीएससी मर जाएगा तो नहीं पूछेगा, नहीं पूछने वाला, क्योंकि पूरे जो बेसिक प्रिपरेशन किया होगा, पढ़ा होगा, ब्लैक बॉक्स जो होता है वो कॉकपिट में रखा होता है ना। वो इंटरेस्टेड इस चीज में हो सकता है, इसके साइंस टेक में जाएगा अगर वो ना, कि भैया ऐसा कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है कि वो हायर टेम्परेचर में भी इसका बहुत ज्यादा क्या है सर, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है सर, है ना, ऐसा कुछ है ना सर। तो वो मटेरियल में इंटरेस्टेड हो सकता है, इस तरीके की चीजें वो पूछता है, होता है यूपीएससी में ऐसी चीजें आती है। फिर बोलते हुए कहाँ से आ गया ये सब चीज, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आ जाएगा बीच में। हाँ, टाइटेनियम से बनता है, ठीक है, और भी है, सिर्फ टाइटेनियम नहीं है ठीक है। थर्ड आर्टिकल इज द गोल्डन जुबली ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। गोल्डन जुबली मतलब 50 साल होना, गोल्डन जुबली 50 होती है ना, ठीक है 50 ही होती है ना, नहीं होती, कैसी बात करते हैं। गोल्डन जुबली 50 पे होती, सिल्वर 25, गोल्डन 50 और आगे प्लेटिनम 70 पे होती प्लेटिनम,
75 पे डायमंड और 100 पे क्या हो गया? ऐसे ही तो बोलते हैं, ये बोलने का है, कुछ इसमें वो नहीं है, ठीक है। 25 साल जब किसी को कंप्लीट होते हैं उसको सिल्वर जुबली बोलते हैं, 50 साल कंप्लीट होते हैं तो गोल्डन जुबली बोलते हैं, 60 साल कंप्लीट होते हैं तो प्लेटिनम बोलते हैं, और 75 को डायमंड बोलते हैं। क्या है, क्या हो गया? 100 वाला तो सेंटिनल होता है, 75 पे डायमंड होता है, 60 पे प्लेटिनम होता है, ठीक है। अरे ये कुछ नहीं है, तो कैसे नॉर्मल बोलने का है, कुछ उतना डूबो मत इसमें। इधर देखो, शांत हो जाओ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, देखिए भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत के साथ समस्या ये थी कि लैंग्वेज का क्या करें सर। भाषा का भारत के अंदर बड़ा समस्या था कि हर देश की कोई ना कोई नेशनल लैंग्वेज होती है सर, यूजुअली होती है। भारत में नेशनल लैंग्वेज क्या बने, इस पे समस्या आ रही थी। क्यों आ रही थी समस्या सर? क्योंकि आप देखेंगे कि 1950 में या पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट चल रही थी कि साउदर्न इंडिया के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस, द्राविडियन लैंग्वेज है सर, है ना। आप केरल जाओगे मलयालम है, फिर उधर तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु आपको मिलेगा, कर्नाटका में कन्नड़ मिलेगा सर, है ना। ये चारों क्या है सर, आपकी द्राविडियन लैंग्वेज है। इधर आप आओगे तो फिर मराठी मिलेगा सर, गुजराती मिलेगा, राजस्थानी मिलेगा, है ना। चलो ये तो हिंदी हार्टलैंड है, फिर भी राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये हिंदी हार्टलैंड है, यहाँ हिंदी बोलते हैं सब लोग, दिल्ली इंक्लूडिंग दिल्ली हरियाणा भी। पर नीचे गुजरात में गुजराती बोल रहे हैं सर, महाराष्ट्र में मराठी बोल रहे हैं, उधर उड़ीसा में उड़िया बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोल रहे हैं, असम में फिर असमी और बंगाली दोनों बोल रहे हैं सर, है ना। नॉर्थ ईस्ट की और अपनी अलग लैंग्वेजेस है, तो जम्मू कश्मीर की अलग लैंग्वेज है सर, है ना। उधर बोडोलैंड में बोडो बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इतनी सारी भाषाएं थी भारत के अंदर कि किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना बहुत डिफिकल्ट था। ये बस श्योर था कि सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है दैट इज हिंदी। हिंदी हार्टन की पॉपुलेशन ज्यादा थी सर, और हिंदी के लिए एक स्पेशल जो है कॉर्नर था भी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया। पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदी जो है आर्टिकल 345 के अंदर हिंदी जो है उसको भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि ये कौन सी भाषा है सर, आपके कामकाज की भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कामकाज की भाषा रहेगी सर, है ना। अंग्रेजी जो है उसको भी 15 साल के लिए क्या बनाया गया सर, ऑफिशियल लैंग्वेज की। भाई 1965 तक, मतलब 50 में बनी, 15 साल के लिए अंग्रेजी भी रहेगी, और अगर एक्सटेंड करना है तो फिर वो पार्लियामेंट पे डिपेंड करेगा। आ गया समझ में? तो शुरू में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज बनी भारत की, एक बन गई क्या सर, हिंदी, और एक बन गई इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो एक तरीके से लिंक लैंग्वेज बन गई सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में, जो कि नई बात कर, जैसे राजस्थान हिंदी में काम कर रहा है तो राजस्थान और केंद्र के बीच में अगर कोई कन्वर्सेशन होगा तो हिंदी में हो जाएगा सर। बट अगर आप कर्नाटका की बात करोगे तो हिंदी नहीं बात कर रहे हैं सर, कन्नड़ में कर रहे हैं, तो इंग्लिश जो है वो कर लेगी सर। तो नॉर्मली 3 भाषाओं पे भारत में बात होती है, 3 भाषाओं पे, या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, आई थिंक अगला आर्टिकल है इसके अंदर, 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी में क्या होता है, एक हो जाती है क्या आपकी हिंदी, एक हो जाती है इंग्लिश, और एक हो जाती है तीसरी भाषा। अब पॉइंट ये है कि यही तीनों नहीं रहेगी, यही तीनों नहीं रहेगी, क्योंकि इंग्लिश को आप इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह क्या करते हैं, देखते हैं। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो आती है, जो कि भारत में कोठारी कमीशन आया था, उस कोठारी कमीशन ने 1968 का जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया आया था, उसके अंदर पहली बार रिकमेंड किया था 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी में क्या हो गया सर, एक लैंग्वेज आ गई आपकी कौन सी, एक लैंग्वेज आ गई आपकी हिंदी, एक आ गई इंग्लिश, और एक हो गई कोई भी तीसरी भाषा, ठीक है। अब अगर साउथ के लिए इसको इंप्लीमेंट करोगे तो पहली भाषा उनकी रीजनल लैंग्वेज है सर, वर्नेकुलर। जैसे आप अगर केरल की बात करो तो पहली भाषा मलयालम, सेकंड भाषा इंग्लिश है इंटरनेशनली, तीसरी भाषा जो है वो क्या ले रहे हैं सर, हिंदी। तो उनके लिए तीसरी भाषा हिंदी है सर। नॉर्थ के लिए पहली भाषा हिंदी है, सेकंड वो इंग्लिश ले रहे हैं, और तीसरी भाषा कोई द्राविडियन या कोई और लैंग्वेज ले रहे हैं, प्रिफरेबली नॉन वो जो हिंदी बेल्ट की लैंग्वेज है, जैसे जो द्राविडियन लैंग्वेज है सर। चलो ये तो भाषा की बात हो गई। अब हो क्या रहा था कि किसको बनाए सर, तो 15 साल के लिए इंग्लिश बना दी, हिंदी को परमानेंटली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज परमानेंट है, इंग्लिश 15 साल के लिए थी, और बाकी किसी भाषा को जो है कहीं ना कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिया गया। राज्य अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद बना सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र अपनी मराठी में कर सकता है काम, कर्नाटका कन्नड़ में कर सकता है। आप राज्य अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हो सर, बना सकते हो, ठीक है सर। ये
था। राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं, आज भी भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है सर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये जो है हिंदी का प्रमोशन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 351। अब उसके अंदर क्या डाला हुआ है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, कि हिंदी भाषा को क्या करना है, प्रमोट करना है, संविधान में ही लिखा हुआ है। अब हिंदी भाषा का प्रमोशन जो है वो कहीं ना कहीं करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में एक डिपार्टमेंट बनाया सर। उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज नथिंग बट हिंदी सर। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज कंटिन्यूसली काम कर रही है सर, कर रही है। और इंडिया में भी 3 लैंग्वेज की क्या चल रही है, पॉलिसी। तो अपन इस पे बात करेंगे, इसके थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे बात करेंगे। गोल्डन जुबली है तो क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है सर, समझ में आ गया ये, ठीक है। देखिए लैंग्वेज की पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत बड़ी है। देश के अंदर जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो भी लैंग्वेज के बेस पे हुआ था, ठीक है। 1948 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी तो उस समय ये डिसाइड किया गया कि कैसे बनाया जाए सर स्टेट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही एक क्या बनाया था, कमीशन बनाया था, किसी को नाम पता है, इट इज एस.के. धर कमीशन। क्या था, एस.के. धर कमीशन। इस धर कमीशन ने रिकमेंड किया कि भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाने नहीं है, उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ही बनाओ। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, जेबीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये हाई लेवल कमेटी थी। इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि भाषा के आधार पे बनना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली रिलीजन के बेस पे क्या हुआ है, पार्टीशन, और भाषा के आधार पे देश बांट देंगे तो फिर से कहीं केओस ना आ जाए, ठीक है। पर इसी बीच में क्या हुआ, देश की आजादी के बाद जब फर्स्ट सरकार बनी 1953 में, जो ये तमिलनाडु वाला रीजन है, ठीक है, मद्रास वाला रीजन, यहाँ पे क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले इसके साथ था, किसके साथ, तमिलनाडु, मद्रास के साथ था, ठीक है। मद्रास स्टेट में तेलुगु तमिल दोनों स्पीकिंग लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश बनाने का मूवमेंट चला सर, है ना। और 53rd या 56 डे पे जो है पोट्टी श्रीरामुलु जो एक जो मूवमेंट कर रहे थे आंध्र प्रदेश में, उनकी डेथ हो गई सर, फास्ट अनटू डेथ किया उन्होंने, आमरण अनशन। उनकी डेथ होने से क्या हुआ, फिर ये जो पूरा मद्रास वाला रीजन है यहाँ पे राइट्स हो गए, और गवर्नमेंट ने जल्दी में 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकाल के आंध्र प्रदेश बनाया सर, ठीक है। आंध्र प्रदेश को जल्दी में बनाया, आंध्र प्रदेश बना तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि वो थोड़ा सा शांति हुई। बट अब आंध्र प्रदेश बन गया, उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि शायद भाषा के आधार पे हमको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस समय जो देश था वो तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट चार पार्ट में बटा हुआ था, है ना। उस समय ये आज जो नक्शा देखते हो भारत का वो नहीं था सर, उस समय यूनियन टेरिटरी थी ही नहीं, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी रहती थी, यूटी का कंसेप्ट नहीं था। तो फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर एक क्या बनाया, कमीशन, दैट इज फजल अली कमीशन, पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ के बाद। फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया कि यस we can do the reorganization of the states on the basis of language, but administrative convenience should also be taken into consideration. So ultimately what government of India did, they came up with the bill in the parliament, and in 1956 they passed the bill of the state reorganization, okay, that was 7th constitutional amendment act. Here comes the 14 new states and the 6 UTs. The first time everybody came to know about a new concept or new territory called union territory, okay. Previously there were territories who were centrally administered, but they were not called UTs, okay, they were called centrally administered territories. Getting it sir? So this was in 1956. 1956 में राज्य का जो है वो पुनर्गठन हुआ सर, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पिक्चर में आए सर, पहली बार आ गए। और आज जो नक्शा देखते हो वो उस समय थोड़ा सा आ गया था इस तरीके का, ठीक है। फिर बाद में टाइम पे जो है आपके नए स्टेट्स बनते गए सर, बनते गए। भाषा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सर। अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि भाषा के आधार पे वापस जो है कहीं ना कहीं केओस क्रिएट हो रहा है। महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मराठी नहीं बोलने पे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग हैं वो लोगों को मारे पीटे सर। अभी पिछले 6 महीने में काफी इंसिडेंट ऐसे हुए कि मराठी में सांग, ठीक है, मराठी में बोलो, मराठी में नहीं बोलोगे तो मार पड़ेगी, मार रहे थे लोगों को सर, है ना। काफी मूवमेंट हुआ और काफी ये समस्या पैदा हुई सर, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखें, हम क्लास में भी डिस्कस किए थे इसको, ठीक है। सारी की सारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो भाषा के आधार पे या फिर धर्म के आधार पे या किसी अन्य आधार पे, जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिफरेंस, देखो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिविटी, डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स
You are Hindu, I am Muslim. This is objective reality. But the subjective realization will come when somebody will come with the haughty aspiration and will misguide you. Okay? आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम, आप दोनों साथ रहते हैं, ठीक है? आप तेलुगु बोलते हैं, आप तमिल बोलते हैं, आप दोनों साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से रह रहे हैं एक साथ में। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है कि आप दोनों अलग अलग भाषा बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है, आप दोनों अलग अलग धर्म से आते हैं। समस्या कब आती है, जब कोई सब्जेक्टिव रियलाइजेशन करता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी का। और सब्जेक्टिव रियलाइजेशन का मतलब है कि कोई आके, समझ रहे हो कि भाई जो घनश्याम है, घनश्याम की जूस की दुकान है, घनश्याम की जूस की दुकान के पास जो है अब्दुल की हार्डवेयर की शॉप है, और दोनों सालों से क्या है, बहुत अच्छे से रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, मिल रहे, बैठ रहे हैं, एक गिलास में जूस पी रहे हैं सर, दोनों बहुत क्या है, प्यार है सर, ठीक है, भाईचारा बहुत अच्छा चल रहा है। पर अब उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, वो किसी एक ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, कोई हिंदूवादी संगठन का मेंबर, वो हिंदूवादी संगठन का मेंबर आके बोल रहा है, अरे यार ये घनश्याम तो अब्दुल के साथ जूस पी रहा है, ये तो गलत बात है ना, कैसे हिंदू बनेगा, ये तो टीका भी नहीं लगा रहा है, कुछ चोगा भी नहीं पहन रहा है, भगवा कैसे हिंदू बनेगा ये। तो घनश्याम को साइड में ले गए, वो घनश्याम को लेके बोल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता अब्दुल ने क्या किया? अब्दुल ने क्या किया? बोले वो देखो वहां पे पहलगाम में, ये देखो अब्दुल ने मारा। अब्दुल ने थोड़ी मारा, वो तो किसी आतंकवादी ने मारा। हाँ तो यही तो है, अब्दुल के भाई ही तो है वो, ठीक है, तुम्हें ये सब पता नहीं चलता? नहीं मुझे तो ये सब नहीं पता। बोलता आपको कैसे पता चलता है? बोले ग्रुप में जोड़ो इसको, व्हाट्सएप में। घनश्याम को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया। अब घनश्याम जो रोज सुबह उठ के अब्दुल को भेजता था, ठीक है, कि देश में एका रहे प्यार की गंगा बहे, है ना, सुन 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 मेरे मुन्ना सुन, इस तरीके की बातें होती थी। और सडनली घनश्याम को सुबह सुबह उठते ही क्या आ गया, किसी एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन का धमाधम मैसेज, है ना, और झूठ परोसा हुआ है उसके अंदर, है ना, और हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसके ऊपर क्या लगा दी सर, आग लगा दी। और घनश्याम अगले दिन से फिर अब्दुल से बात नहीं कर रहा है, अब्दुल से, है ना। अब्दुल जूस पीने आया, दे ही नहीं रहा जूस नहीं है, संतरे खत्म हो गए, संतरे रखे तो है भाई, नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, तुम्हारे उधर जाओ, वहां पे अकरम की दुकान पे जाके जूस पियो, ठीक है, घनश्याम तुम्हें जूस नहीं पिलाएगा। समझे क्या हो गया ये, है ना। सेम चीज उसके साथ भी हो सकती है, किसके साथ? अब्दुल के साथ भी हो सकती है ना। अब्दुल घनश्याम के साथ जूस पी रहा है रोज, ठीक है, या अब्दुल जो है वो हार्डवेयर की सामान घनश्याम को सस्ते में दे रहा है ना, तो उधर से एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट कोई गुजर रहा है टोपी वोपी पहन के, समझ रहा, वो कह रहा है यार लाहौल बिला कुव्वत, ये क्या हो रहा है? तुम इन काफिरों के साथ कैसे कर रहे हो काम, है ना। वो कह दाउल हरब है, दाउल इस्लाम बनाना है, चलो 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 चलो, उसको अलग से ले गए, अब्दुल को अब लपेट रहे, अब्दुल को बोल रहे देखो घनश्याम, ये कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में ये लिखा हुआ है, काफिरों के साथ कैसे तुम बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कुरान में ये लिखा हुआ है, लाहौल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रसूलुल्लाह सदर। वो अगले दिन से आके क्या कर रहा है, वो उससे बात नहीं कर रहा है ना। घनश्याम आके बोल रहा है भाईजान कैसे? कोई भाईजान आईजान नहीं है। अरे वो रस्सी चाहिए थी, हाँ ले जाओ, 200 रुपए की है। अरे 100 रुपए की तो है, अब मेरे लिए तो 80 लगाते हो ना तुम। नहीं 200 रुपए की है, प्राइस डबल कर दिया, बात नहीं कर रहा। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन, सब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये आपको इस तरीके से गुमराह कर दिया जाता है। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो नेहरू ने भी मेंशन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कि सबसे बड़ी जो समस्या है ना कम्युनलिज्म की या सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पे कब फैलती है, ये ना सुषुप्त अवस्था में रहती, ध्यान रखना। जातिगत भेदभाव, धर्म के आधार पे भेदभाव, भाषा के आधार पे भेदभाव, डिफरेंस है, ये आपको पता है ना। आप एक तो नहीं कर दोगे ना, तमिल तेलुगु को सेम कर दोगे क्या? नहीं। हिंदी इंग्लिश सेम कर दोगे क्या? हिंदू मुस्लिम सेम कर दोगे? डिफरेंस तो है ना सर, डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं बदलना चाहिए, समझ आ रहा है। और वो कब नहीं बदलेगा? जब आपके अंदर सेंस ऑफ टॉलरेंस होगा सर, जब आपके अंदर क्या होगी? सहिष्णुता होगी। और ये सहिष्णुता की कमी कब आती है? जब वही सब्जेक्टिव रिलेशन होता है, पहला। और दूसरा, जब आपकी इकोनॉमी और आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी स्टेक पे आती है। ध्यान से सुनना इस चीज को। जब सब कुछ ठीक चलता है ना, जब अब्दुल का धंधा ठीक चल रहा है, जब घनश्याम का धंधा ठीक चल रहा है, जब दोनों को प्रॉस्पेरिटी है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। पर जैसे ही पता चला कि दोनों के धंधे में थोड़ा बहुत आगे पीछे आ रहा है, कुछ समस्या आ गई, एक जगह कहीं दंगा हो गया और उससे किसी दुकान जल गई, अब आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसा कम चल रहा है कुछ, तो ऐसी कंडीशन में आपके अंदर ये भावना तुरंत डाल दी जाती है कि ये देखो इस वजह से हो रहा है, समझ आ रहा है।
छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ के लोग धंधा कर रहे हैं, बाहर के लोग भी धंधा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चल रहा है। पर सडनली अगर अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाए कि छत्तीसगढ़ के लोकल लोग जो है उनको ऐसी स्थिति आ जाए कि नौकरी नहीं मिल रही या ये नहीं हो रहा, तो तुरंत उनके दिमाग में ये चीज डाल दी जाएगी कि तुम्हें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग आगे क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब जब तक सब सही चल रहा था तब तक कोई छत्तीसगढ़िया और कोई बाहर का नहीं था, पर जैसे ही स्थिति बिगड़ी आर्थिक वाली और लोकल लोगों को जॉब मिलना बंद हुआ, वैसे ही तुरंत उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिल रही कि बाहर वाले यहाँ के कर रहे हैं, तो वो तुरंत आंदोलन करने लगते हैं, है ना। ये मैं छत्तीसगढ़ी महतारी की अस्मिता बचाए बर प्रयास करता हूँ, बाहर निकालो सबको, छत्तीसगढ़ के जय जोहार, यहाँ के लोकल लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, बोलते हैं। ये सब जगह होता है, महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है, महाराष्ट्र, और ये वही लोग कर रहे हैं जो क्या है, बेरोजगार है। बेरोजगारी बढ़ रही तभी ना हो रहा है ना, जो कामकाजी आदमी वो थोड़ी जाएगा कहीं ये सब करने, उसके पास समय नहीं। जो बेरोजगार है उन्हीं को कोई ना कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या करते हैं, जाओ, है ना, जाके पूछ रहे मराठी में बोल, मराठी में बोल, क्यों बोलेगा मराठी में, है ना। अगर वो व्यक्ति को मराठी नहीं आती तो क्या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है? महाराष्ट्र क्या बपौती हो गई क्या मराठी बोलने वालों की? ऐसा नहीं है सर। भाषा के आधार पर राज्य बने हैं, पर आप पूरे देश में कहीं पर भी रह सकते हो, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है। और ये कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं या कुछ नहीं है तो थोड़ा न्यूज में आएंगे मारपीट करके, मारपीट नहीं करेंगे तो न्यूज में नहीं आएंगे। एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कोई पब्लिसिटी बुरी नहीं होती, पर इवन बैड पब्लिसिटी इज अ वेरी गुड पब्लिसिटी इन पॉलिटिक्स। अगर कोई लीडर बैडली पब्लिसाइज हो रहा है तो ज्यादा अच्छा है उसके लिए, क्योंकि उसके चुनाव जीतने के चांस ज्यादा हो जाएंगे फिर तो, है ना, क्योंकि मोस्टली 45% पे क्रिमिनल केस है और चुनाव जीत जा रहे हैं, समझ आ रहे हैं। तो एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। आपने मूवी देखी जय गंगाजल? गंगाजल का सेकंड पार्ट जो आया था, प्रियंका चोपड़ा जिसमें है, जो एसपी होती है, नहीं देखी? ठीक है, उसके अंदर एक सीन है, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है मुन्ना मर्दानी, ठीक है, और उसको एक केस में क्या होता है, पकड़ लेते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा नई नई एसपी होती है, पुराने वाले जो एसपी होते हैं वो सब गुंडों के साथ मिले हुए होते हैं, तो कोई उसको पकड़ता नहीं आज तक, तो आज तक कभी वो अरेस्ट नहीं हुआ होता है। अब प्रियंका चोपड़ा आती है और उसको क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है केस में। डीएसपी जाता है अरेस्ट करने, तो डीएसपी को कहता है आज जो आप उपकार कर रहे हो ना मेरे ऊपर, मेरे को अरेस्ट करके, ठीक है, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, ठीक है। तो वो पूरे के पूरे सारे गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं, माला आला पहनाते हैं उसको, हाथ में हथकड़ी पहनता है, पुलिस कहती है हथकड़ी नहीं लगानी, कोर्ट ने मना किया होता है, खुद का लेकर आए नाटक कंपनी से, खुद हथकड़ी पहनता है और एकदम ऐसे करके पूरी की पूरी रैली निकालते हैं उसकी, ठीक है, और पीछे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेल ले गए, अगले दिन रिहाई हो गया और एक दिन में क्या हो गया, फेमस। यही तो होना था उसको, इसीलिए तो वो कह रहा था कि यार आप हमको बहुत बड़ा चांस दिए हैं फेमस होने का। तो ये होता है, मतलब ये तो मूवी का सीन है, बट ऐसे भी होता है, समझ रहे हो। एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, होनी चाहिए पब्लिसिटी, कैसे भी हो सकता। अब आप देखो ना, अभी आज के टाइम पे तो ये काफी प्रोमिनेंट है ना। 2019-20 में कोविड के बाद, कोरोना जब आया था और सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था, उस समय एक ऐप चलता था जिसका नाम था टिकटॉक, याद है? टिकटॉक ऐप जब चलता था, आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज इन दिल्ली एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड आई वॉज वेरी मच जस्ट गॉट अ नेस्टी फीलिंग आफ्टर लुकिंग एट द कंटेंट ऑफ टिकटॉक, ठीक है। मेरे फोन में नहीं था टिकटॉक, बट किसी ने दिखाया मुझे, तो मैंने देखा ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। सो एवरीबडी वाज जेल लगा के, बाल बड़े करके, बनियान पहन के, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, एवरीबडी लाइक दिस वाज वेरी फेमस सॉन्ग, हाईली फेमस, लिटरली आई एम टेलिंग यू, हाईली फेमस। इतना फेमस था ये गाना रील्स में, ठीक है, कहना सारी सारी रात जगना। पॉइंट ये था, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। क्यों? रीजन, बिफोर टिकटॉक ये गाना पुराना था, मैं कॉलेज में पढ़ता था तब आया था ये गाना, और ये गाना उस समय, गाना अच्छा है नो डाउट, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पाए मुझे सारे, ये तो अच्छा गाना है ना। इसका सत्यानाश तो टिकटॉक वालों ने किया ना, समझ रहे हो। एंड आई वाज लाइक, इस गाने पे क्यों भाई, हाँ, ये गाना मैं कॉलेज टाइम में सुनता था, मुझे अच्छा लगता था, है ना, बहुत अच्छा गाना था, और टिकटॉक ने इसको ऐसे वायरल किया ना, आई वाज लाइक, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, यू, है ना, ये टू फ्रो मोशन चल रहा था एकदम, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, एकदम दौड़ दौड़, है ना, कहना सारी सारी रात जगना तेरे बिना दिल, फिर से ये वाला। आई वाज लाइक ओके ठीक है,
है ना। और कोई मतलब कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई एकदम गंदा कर रहा है, और कोई पानी के अंदर कर रहा है ना। बहुत सारी रील्स आ गई थी, बहुत सारी, है ना। और फिर टिकटॉक पे उनके फॉलोअर्स 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, एंड एट द सेम टाइम we people were highly indulged in understanding the case laws in UPSC, okay, constitution and all these things, ठीक है। हम उस समय फिलोसफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर मतलब वेस्टर्न थॉट पढ़ रहे हैं, है ना। और हमको लग रहा है हम एनलाइटेंड हो रहे हैं, वी विल क्रिएट फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री वन डे, वी आर द गाइडिंग लाइट ऑफ दिस कंट्री, ओके। आज वो जो यू कर रहे थे, रेंज रोवर में घूम रहे हैं, हाँ, आई कैन नेम सम पीपल, एक नाम मुझे याद आ रहा है, कोई एक बॉय है, क्या नाम उसका, फैजू 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 फैजू, हाँ फैजू फैजू, ठीक है, ठीक है, क्या नाम है, फैजू, फैजू ही नाम है ना उसका, हाँ जो भी है, जो भी है, मतलब ठीक है। वो उस समय काफी फेमस था टिकटॉक में, ठीक है। और आज तो वो काफी फेमस हो गया ना, गाड़ी वाड़ी में घूमने लगा। और उसी में एक जो एक और गर्ल है जो कुछ भी पहन के निकल जाती थी, पत्ते पत्ते, है ना, कपड़े उपड़ों में, हाँ उर्फी, हाँ मुर्गी जावेद, सॉरी उर्फी जावेद, सॉरी जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, उर्फी जावेद, उर्फी जावेद, नो डाउट। देखो देखो क्या होता है, आप जो भी कर रहे हो, आई एम नॉट, देखो हर चीज का मतलब उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये हमारे लिए सबक है कि जो सोसाइटी में टैबू है, या सोसाइटी जिसको एंटरटेन नहीं कर रही है, कन्वेंशनली जिसको एंटरटेन नहीं किया, बट समय बदल रहा है ना। अब आज उर्फी जावेद को देखो, वो कहाँ है, ठीक है, मतलब काफी अच्छी पोजीशन पे है, जहां भी है पैसा तो है, बड़ी गाड़ियों में घूम तो रहे हैं, तो एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी ना। आज आप थोड़ा सा इस तरीके से पब्लिसाइज हो जाओ, अब जो उर्फी जावेद है उसको कोई भी शो बुला लेता है ना, कभी वो स्प्लिट्स विला में आ जाती है, कभी वो बिग बॉस घूमने चली जाती है, समझ रहे हो। सलमान भाई भी मिल रहे हैं उससे, मिल रहे हैं ना। तो मतलब एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बस कुछ अतरंगी करना है आपको, थोड़ा सा अतरंगी आना चाहिए। और सफिस्टिकेशन के साथ अच्छी इमेज बनाना डिफिकल्ट है आज के टाइम, है ना, डिफिकल्ट है। देखो पढ़ाई करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है। चलो ठीक है, ये तो उर्फी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, आप बुरा ना माने इस बात का, ठीक है, ठीक है। समय रहना, यू नो, समय रहना, यू नो, समय रहना, द ग्रेट इंडियन लेटेंट, यही था ना, क्या मतलब, क्या शो था मतलब अगर समय की भाषा में बोला तो क्या मतलब शो है, ठीक है। पर वो शो बंद हो गया, उसमें काफी ज्यादा अब्यूज और ये सब था, इतना अब्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर उसमें एज का क्राइटेरिया था कि बड़े लोग ही देखें, पर ठीक है, अब इंडिया में तो बच्चे भी देख ही रहे थे। 14-15 साल का बच्चा अगर उस तरीके का शो देखेगा तो क्या सीखेगा, तो कहीं ना कहीं सोशल मोरालिटी तो थोड़ी समस्या में थी सर। हाँ मैंने भी देखे थे 1-2 शो, 1-2 में तो काफी देखा उसको मतलब नहीं, समय रहना के अंदर ये बात है कि उससे नहीं लगना चाहिए किसी को भी, है ना। इमीडिएटली जो आता है ना 10 सेकंड के अंदर कुछ, ठीक है एक मुझे याद है इंसिडेंट, समय रहना इज फ्रॉम कश्मीर ना, कश्मीरी पंडित है वो, ठीक है। तो एक कोई कंटेस्टेंट आया था, उस कंटेस्टेंट से वो बात कर रहा था, तो कुछ तो शो पे हुआ कि आप उस शो में क्यों नहीं गए। उसने बोला क्या फायदा, जो गए वो भी तो यहीं बैठे हैं, ठीक है तो कॉमेडी क्रिएट हुआ। तो फिर वो बोला कि कश्मीर का कुछ कंटेक्स्ट आया, तो उसने बोला कि मुझे पत्थर नहीं पड़े, ठीक है। तो ये उसके वही कश्मीरी पंडित के एक्सोडस से रिलेटेड था कि मुझे पत्थर नहीं पड़े। तो समय पे हो गया, समय पे कॉमेडी हो गई, विद इन 5 सेकंड में आया कि मेरे दाढ़ी नहीं थी ना ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखोगे तो समझ में आएगा। चलो इधर आते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो चलो इधर आओ, इधर आओ। समय रहना पे बात थोड़ी करनी है, समय रहना नहीं, इस पे भी जोक बना देगा, मान लो वैसे अपन इतने फेमस नहीं है, पर मान लो हो गए तो यूपीएससी वाली अपनी बात कर रहे हैं आगे और वर्ड जोड़ देगा कोई समझ गया ना हाँ, मेरा नाम का क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आ जाए, डिंग 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 ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था किसी के ऊपर, तो चलो इधर आओ। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, टर्मरिक क्या होता है सर? हल्दी,
टर्मरिक बोर्ड मतलब एक ऐसी बॉडी है जो कि इंडिया के अंदर टर्मरिक का जो प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी, उसका जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, उसका जो क्या बोलते हैं लेबलिंग वगैरह, वो सारा देखती है सर। ठीक है, मतलब टर्मरिक की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, उसके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है ना, और इंडिया के अंदर उसका जो सारा का सारा बेसिक मैनेजमेंट जो है टर्मरिक से एसोसिएटेड, वो देखती है सर। तो टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया अभी क्यों न्यूज में है, इस पर बात करेंगे। हाईएस्ट टर्मरिक कहाँ प्रोड्यूस होता है इंडिया में, विच स्टेट? यही तो हार जाती है इंडिया। टर्मरिक कहां प्रोड्यूस होता है बताओ? मसालों का बगीचा केरल, साउथ इंडिया। एक स्टेट का नाम बताओ ना। आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन में, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, निजामाबाद है ना सबसे ज्यादा। तो अच्छा जो टर्मरिक का क्वालिटी है वो वहीं का है सर। ठीक है, और जो जो ये टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया बना है रिसेंटली, इसका हेडक्वार्टर भी वहीं है, निजामाबाद में। ठीक है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी तो अभी बताया सर, है ना। 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है 1968 का जो आपका एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी था, उसके बाद आपका 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में भी था, 92 में वो रिवाइज हुआ उसमें भी था, और 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके अंदर भी है सर। ठीक है, डिजिटल कॉलोनियलिज्म क्या होता है? डिजिटल कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म जानते हो? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में क्या होता है ना कि कोई फॉरेन कंट्री होती है, वो आकर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या किया सर? इंडिया आने के बाद उन्होंने इंडिया को पहले क्या किया, ट्रेड इंडिया के साथ एस्टेब्लिश किया। ग्रेजुअली उन्होंने, कॉलोनियलिज्म बहुत सिंपल है। कॉलोनियलिज्म का सीधा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है कैपिटलिज्म से। कैपिटलिज्म कहता है कि भैया मुझे करना है प्रोडक्शन, ठीक है, मुझे पैसा बनाना है। अब अगर ये एक देश है, आप सब लोग एक देश है, ठीक है, और मैं एक कंपनी हूँ और मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, ये पेन बनाया। अब पेन बनाया तो मैंने आप सबको पेन दे दिया सर, बेच दिया, एक एक पेन सबको दे दिया, 2-2 दे दिए, 3-3 दे दिए, 4-4, है ना। पेन को क्या बांधोगे सर पे? क्या लिखने के लिए पेन होता है ना। तो मैं जितना पैसा बना सकता हूँ आप ही लोगों से बनाया मैंने। अब मैं ज्यादा बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा ये पेन सिर्फ आप ही नहीं खरीदे, दूसरे देश भी खरीदे। मतलब मैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं। तो ये जो कंसेप्ट है कैपिटलिज्म का, उसी का जो एक इकोनॉमिक ऑफशूट निकल के आता है वो है ग्लोबलाइजेशन। क्या पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज जो है, सबके वर्ल्ड के जो सारे कंट्रीज हैं उनको इकोनॉमिकली क्या करना चाहते हो, इंटरकनेक्ट करना चाहते हो, ताकि आप वहां पर भी अपना प्रोडक्ट बेच पाओ। अब इस पेन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो मेरे पास है, वो जितना है मैंने सारा यूज कर लिया, मेरे को रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो मैं रॉ मटेरियल के लिए भी बाहर जाना चाहता हूं, और मेरे रॉ मटेरियल यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको बेचने के लिए भी बाहर जाना चाहता हूं। तो जब मैं बाहर निकलता हूं रॉ मटेरियल के लिए, वहां से रॉ मटेरियल लेके फिनिश्ड गुड बना के मेरे यहाँ वापस वहीं पे बेचता हूं, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। इट इज बेसिक कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप पॉलिटिकल डोमेन में एंटर कर जाते हो, कि आप जहां, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो यही करने आई थी, रॉ मटेरियल खरीदा, फिनिश्ड गुड बनाया, वापस भारत में ही बेचा सर। ठीक है, इनिशियली वो यही करते थे, इनिशियली वो यही करते थे, बट धीरे धीरे उनको लगा कि ये करने में दिक्कत है, ज्यादा प्रॉफिट तब मिलेगा जब हमें पॉलिटिकल कंट्रोल मिलेगा। तो उन्होंने ग्रेजुअली क्या किया, धीरे धीरे पॉलिटिक्स के फील्ड में भी कंट्रोल करने लगे सर, अपनी आर्मी बना के। और ये आर्मी बना के उन्होंने फिर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर किया, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, और उनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल जो है उसके क्या मिल गए सर, रेवेन्यू राइट्स मिल गए। रेवेन्यू राइट्स मिलने का मतलब है टैक्स के राइट्स मिल जाना। तो पहले क्या हो रहा था कि वो जो रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, वो पैसा वो ब्रिटेन से ला रहे थे, अब वो जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो पैसा उन्हीं से टैक्स में ले रहे हैं और उन्हीं से क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये तो नेट प्रॉफिट हो गया सर पूरा पूरा, है ना। मतलब ये किसान है सर, इस किसान से मैंने क्या लिया, टैक्स लिया, टैक्स लेने के बाद उसी टैक्स के पैसे से मैंने उसी किसान से उसके गेहूं खरीद लिए। किसान को क्या मिला, कुछ नहीं, टंडन गोपाल, और इसको क्या मिल गया, फोकट में गेहूं मिल गए सर। गेहूं फोकट में मिला ना, क्योंकि टैक्स का पैसा किसान से लिया, उसी टैक्स के पैसे से किसान को देके गेहूं क्या कर लिया, किसान से छीना नहीं, किसान से छीना नहीं, किसान को बोला भैया तुम्हारे ऊपर जो पहले राजा टैक्स लगाते थे, अब वो राजा नहीं है, राजा को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। जो नवाब है वो हमारे अंडर चल रहा है। आपने नवाब को क्या दिया, पॉलिटिकल काम,
और रेवेन्यू राइट किसके पास रखे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो कंपनी टैक्स ले रही है, उसी टैक्स के पैसे से गेहूं खरीद रही है। किसान टंडन गोपाल, गेहूं भी फ्री में मिल गया, ले गए गेहूं, ब्रेड बनाया, ब्रेड लाके बेच दिया, उससे भी पैसा मिल गया। समझ आया? तो वो ऐसे करने लगे। ये जो एक्सरसाइज हुई, जब आप पॉलिटिकल डोमेन में एंटर कर गए, तो ये कॉलोनियलिज्म जो है वो वन स्टेप आगे जाके इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो व्हेन यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग मिलिट्री प्रोवेस एंड द स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स along with the economic economic your realm, that converts yourself into the imperialism। तो आप साम्राज्यवाद में चले जाते हो कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? साम्राज्यवाद। पूर्ण साम्राज्यवाद जो है वो 1857 के बाद आया, क्योंकि सारी की सारी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी की किसने ले ली सर? ब्रिटिश मोनार्क ने ले ली। तो ये लास्ट के जो 90 साल थे वो टोटल इंपीरियलिज्म था। उसके पहले जो था वो कंपनी कंट्रोल कर रही थी, बट कंपनी को इफेक्टिवली 1773 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही थी, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक है, ग्रेजुअली वैसे ही चल रहा था कि आप रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से कंटिन्यू ये सोच रखा था कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है सर? खत्म करना है, और हम शिफ्ट हो जाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जब आप रेवेन्यू राइट कंपनी को दे दिए, और नवाब अभी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी देख रहा है। नॉर्मली जो पॉलिटिकल अथॉरिटी देखता है उसके पास लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, अब लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अगर तुम हमारे नवाब हो तो हमारा वेलबींग देखना तुम्हारा काम है। वो वेलबींग देखेगा कैसे? उसको पैसे चाहिए, और पैसा तो ले लिया किसने? ब्रिटिश ने। मतलब टैक्स कौन ले रहा है? अब आज सोचने वाली बात है, अगर आज हमसे टैक्स अंबानी लेने लग जाए, टैक्स कौन ले रहा है? अंबानी, अडानी या फिर कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स हमसे टैक्स लेने लग जाए और सरकार को हम चुन रहे हैं, तो हम जवाबदेही तो सरकार से मांगेंगे ना, कॉर्पोरेट से थोड़ी मांगेंगे। सरकार को हमने चुना ना, तो सरकार को टैक्स मिलना चाहिए ना। यही हो रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स ले रही थी, बट पॉलिटिक्स कौन संभाल रहा था? नवाब। और इसी वजह से क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का मिसमैनेजमेंट भी बहुत हो गया। अंदर सारे के सारे एम्प्लॉयज जो थे वो अपना अपना फायदा देखने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कॉलेप्स पे आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। 1770 के आसपास बंगाल के अंदर फेमाइन आ गया सर। बहुत मिसमैनेजमेंट हो गया। 5-7 साल में तो बंगाल को बर्बाद कर दिया उन्होंने, है ना। और 1771-72 आते आते 1765 से 71-72 में कंपनी डिफॉल्ट हो गई सर। और कंपनी को उस समय क्या करना पड़ा? हेल्प मांगनी पड़ी। और हेल्प मांगने के लिए वो बैठे ही थे, है ना। भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो खैने घिस ही रहे थे कि किस दिन तुम बोलोगे हेल्प चाहिए, उस दिन हम तुमको क्या करें? रेगुलेट। क्योंकि सबको डर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो वहां जाके करोड़ों रुपए दिखाते थे अपना, तो कहां से ला रहे भैया? बंगाल लूट लूट के ला रहे थे। 7-8 साल में तो बंगाल को क्या कर लिया सर? लूट लिया। बहुत वेल्थ ले गए वहां से, है ना। करप्शन कर रहे थे, कंपनी की तरफ जाने दे रहे थे। और फाइनली रेगुलेशन हुआ 1773 में, और उसी समय डिसाइड हो गया था कि ग्रेजुअली जो है कंपनी की अथॉरिटी को क्या करेंगे? हटा दें। आप पढ़ेंगे ये सारी चीजें इसके अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चले। तो हाँ, यहां पे मैं बता रहा था कि ये जो ओनर्स शिफ्ट हो रहा है अकाउंटेबिलिटी का, किस पे होना चाहिए? नवाब पे होना चाहिए। नवाब पे ही था, पर पैसा भी नवाब के पास होना चाहिए। तो ये जब ओनर्स डाइवर्ट हुआ तो कहीं ना कहीं वहां भी समझ आया, किसको? मोनार्की को भी, कि यार ये कंपनी तो 1600 के अंदर, 1600 के अंदर क्वीन विक्टोरिया ने ही तो दिया है इसको चार्टर। इसका मतलब ये कंपनी अगर कहीं भी जाके छीछा लेकर करेगी तो बेइज्जती किसकी हो रही है? ब्रिटेन की हो रही है ना। भाई कहीं पे जाके एकदम तबाही मचा दोगे तुम, तो बेइज्जती तो किस देश से आ रहे हैं सर? कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? ब्रिटेन की। तो ये जो कहीं ना कहीं एक बेइज्जती का एलिमेंट था, या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लैक का एलिमेंट था, इसने भी कहीं ना कहीं क्या किया सर? प्रोवोक किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि रेगुलेट करना चाहिए सर। ठीक है, ऐसा। और यही ग्रेजुअल रेगुलेशन फिर धीरे धीरे आपने क्या किया? कम बढ़ाया, और अल्टीमेटली आपने क्या कर दिया? उसको हटा दिया। 1833 के एक्ट में तो आपने उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया? कमर्शियल फंक्शन एंड कर दिया, पूरा पॉलिटिकल रखा सर। और 1857-58 में तो पूरा बंदी कर दिया सर, है ना। वाइंड अप तो करीब 10 साल बाद हुई वो, आई थिंक 1866-67 में वाइंड अप हुई, पर उसके पहले ही आपने उसका काम तो बंद कर दिया था। ठीक है सर। तो डिजिटल कॉलोनिज्म समझ में आया? कॉलोनिज्म का मतलब है जाना, कंट्रोल करना इकोनॉमी को। डिजिटल कॉलोनिज्म का मतलब है कि अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में आपको देखो 2 चीज बताते हैं। कॉलोनियलिज्म के अंदर 2 वर्ड समझने अपने को। अभी करंटली ना नियो कॉलोनियलिज्म एक वर्ड समझना। नियो नव उपनिवेशवाद इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड किसने दिया था? क्वामे क्रुमा ने। क्वामे क्रुमा ये घाना के प्रेसिडेंट थे।
and he was also person associated with the name non-aligned movement, क्वामे क्रुमा। ठीक है, फ्रेंड्स फैनन भी एसोसिएटेड है इससे, ब्लैक फेसेस व्हाइट मास्क। ठीक है, फ्रेंड्स फैनन। पर आप क्वामे क्रुमा याद रखो, क्वामे क्रुमा ने वर्ड दिया था नियो कॉलोनिज्म। तो नियो कॉलोनिज्म ये कहता है कि भले ही 1945 के बाद बहुत सारे देश क्या हुए, आजाद हुए, वर्ल्ड में हुए, भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन हुआ, कम से कम 50-60 देश आजाद हुए सर। पर उन सारे देशों के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सॉवरेनिटी तो आई सर, आई, सब देश अपना खुद का निर्णय ले रहे थे सर, आई। बट उस पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के साथ कहीं ना कहीं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कैपिटलिस्टिक ब्लॉक बना, जिसने अपना डोमिनेंस क्या किया सर, दिखाया, और अल्टीमेटली जो सोशलिस्टिक ब्लॉक है वो तो हार ही गया सर फाइनली। अरे डोमिनेंस किसका रहा, कैपिटलिज्म का। और कैपिटलिज्म हमेशा क्या चाहता है, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि विश्व के सारे देश जो है वो ट्रेड के अंदर इंडल्ज रहे, और ट्रेड कैसा हो सर, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो। और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होने के लिए आपने क्या बना दिया था, WTO और GATT, याद आ रहा है? ठीक है, ये आपने बनाए थे, है ना। कहीं पे कोई क्राइसिस है, ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन याद है ना, है ना, अभी पढ़े भी हैं हम। तो ब्रेटन वुड्स में आपने IMF बना दिया सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए, है ना। WTO बन गया सर, ट्रेड डिस्प्यूट के लिए। और क्या बन गया था, IBRD, वर्ल्ड बैंक जो है ना, डेवलपमेंट के लिए। ये डेवलपमेंट जो कर रहा था एक्चुअली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का और डेवलपिंग कंट्रीज का, इसका मेन पर्पस ना उनका डेवलपमेंट नहीं था एक्चुअली। इनका मेन पर्पस था कि उतना तो सक्षम बनाओ कि अपना प्रोडक्ट खरीद पाए, समझ है, बिल्कुल बारबेरियन ना रहे। तो बेसिक सिविलाइजेशन तो होना चाहिए। ठीक है, तो डेवलपमेंट भी है, पर एक आइडियोलॉजिकली आप अलग ले जा रहे हो। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसके अंदर क्या हुआ कि ट्रेड ओपन अप होना चाहिए, ट्रेड के अलावा इन्वेस्टमेंट भी ओपन अप होना चाहिए। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं USA और यूरोप में, वो अपनी कंट्री में तो इन्वेस्ट करें, बट उनके पास ज्यादा पैसा हो तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इन्वेस्ट करें, जो कि न्यूली क्या हुई है, इंडिपेंडेंट हुई है। तो इन सारे के सारे जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे USA के अंदर, उन्होंने कंटिन्यू ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया ताकि कंट्रीज ओपन अप रहे, और उन सारी कंट्रीज के अंदर यही बड़े कॉर्पोरेट्स वापस क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वहां उनका बेस बनेगा सर, और बेस अगर वहां बनेगा तो वो कहीं ना कहीं वहां के मार्केट को वर्चुअली क्या कर लेंगे, कैप्चर। और एक बार मार्केट अगर आपने कैप्चर कर लिया तो लोगों की नीड्स को कैप्चर कर लिया, और नीड्स को कैप्चर कर लिया तो फिर आप लोगों को क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही, बट आप मेंटल स्लेव बना सकते हो अपने प्रोडक्ट का। और आज जो क्वामे क्रुमा ने बताया नियो कॉलोनिज्म में, वो यही बताया कि हो सकता है पॉलिटिकली आप सॉवरेन हो, बट आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है वो कहीं ना कहीं स्टेक पर है, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था जो है उसके अंदर जो मेजर कैपिटल आ रहा है, वो कैपिटल अभी भी कहीं ना कहीं कहां से आ रहा है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज से आ रहा है, बड़ी से। तो वो कंट्रोल कर रहे हैं सर आपको, है ना, आपकी नीड्स सब वो कंट्रोल कर रहे हैं। आज आप अपने आप को देख लो, ठीक है, आज आप अपने आप को देख लो, आप रोज रोज कितना प्रोडक्ट यूज करते हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। आप सिर्फ एक बार एक लिस्ट बनाना कि मैं कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ या करते हो, खाने पीने से लेके हर चीज में। सुबह सुबह उठोगे, ठीक है, उठ के पेस्ट करोगे सर, टूथपेस्ट देखना, पेस्ट जो है कौन सी कंपनी का आप यूज कर रहे हो, है ना, कोई कोलगेट यूज कर रहा है, कोई क्लोजअप यूज कर रहा है, कोई सेंसोडाइन यूज कर रहा है ना, यही यूज कर रही है, 4-5 है मोस्टली, यही यूज हो रहे हैं सर, है ना। इन सब की जो बेस कंपनी है वो देखना कहाँ की, ठीक है, हाँ ठीक है, यूनिलीवर होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी नहीं है वो, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप पेस्ट कौन सा यूज कर रहे हो, ब्रश कौन सा यूज कर रहे हो, है ना, ओरल बी का यूज कर रहे हो, कोलगेट का यूज कर रहे हो, या और कोई यूज कर रहे हो सेंसोडाइन का, आप देखना ये कंपनियां कहाँ की, ठीक है। उसके बाद आप देखना ना पूरे दिन ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो, जैम खा रहे हो, जैम कहाँ की, कौन सी कंपनी का है, कंटिन्यू देखना आप, ठीक है। रात को सोते समय क्या कर रहे हो, फोन कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो, हर चीज आप देखोगे, और फिर आप निकालना कि पूरे दिन में मैंने कौन सी ऐसी चीज यूज करी जो 100% इंडियन थी, तो आपको पता चलेगा 80-90% चीजें आप कौन सी यूज कर रहे हो जो इंडियन, सारी चीजें बाहर की यूज कर रहे हो। और अगर कल को वो चीज आपको नहीं मिलेगी तो उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा, रिप्लेसमेंट भी कहाँ का मिलेगा, बाहर का, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जो कैपिटल चाहिए बनाने के लिए वो भारत में है ही नहीं, वो कैपिटल बाहर से आ रहा है। ये बाहर से या तो FDI करके भारत में बना रहे हैं, या फिर वो बाहर ही बन के भारत में आ रहे हैं, सर है। तो एक तरीके से मार्केट को क्या किया हुआ है सर, कैप्चर किया हुआ है ना, आपकी नीड्स को कैप्चर किया हुआ है, और आपको बता रखा है ना कि ये यूज करोगे तो अच्छे बन जाओगे, है ना। और अगर अच्छे नहीं बन पाए तो तुम जहां रहे हो ना, मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ, एक प्रोडक्ट अगर यूज करते, जैसे एग्जांपल के लिए गर्ल है,
है ना, बताते ना अपन ऐड देखते हैं टीवी में ना, गर्ल सुबह सुबह निकली नहा के एकदम ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, बिल्कुल है ना, निकली और एकदम से तैयार होकर निकली है, बाहर निकली तो धूप एकदम सर पड़ रही है चेहरे पे, अपन देखा ना, धूप चेहरे पे पड़ रही है, थोड़ा आगे गई है ना, कॉलेज जाते जाते एकदम से मतलब मिरर में देख लिया अपने आप को और ऐसे, हाँ घर से तो मैं ऐसे नहीं निकली थी, है ना, और फिर सामने से एक बहुत बेहद एकदम लाइट टाइप लड़की आ रही, लाइट टाइप, समझ रहे हो ना, है ना, यामी गौतम समझ रहे हो, वही है ना, यामी गौतम है ना, ऐड वही करती है ना मोस्टली, है ना, आ रही सामने से एकदम कॉन्फिडेंटली, और इसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया खुद को देख के, है ना, क्योंकि हमको बता दिया कि काला मतलब बुरा, नॉनसेंस बात है ये, है ना, कॉम्प्लेक्शन पे बात हो रही है, और फिर वो आके बोलती है ये लगाओ इससे सब ठीक हो जाएगा, है ना, उसके साथ मीटर भी दिया होता है वो, है ना, कम रहता है ना, मीटर होता है उसमें कि हाँ 4 हफ्तों में गोरापन, क्यों चाहिए गोरापन, कॉन्फिडेंस के लिए गोरापन चाहिए, फालतू की बात, इससे ज्यादा फालतू की बात कोई होगी, है ना, पर आपको बता रखा है लोग भारत में अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लेकर इतना खुद कॉम्प्लेक्स में रहते हैं ना, कंटिन्यू कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं चेहरे पे, लगाते हैं, कंटिन्यू लगाते हैं, मैंने खूब लगाया अपने चेहरे पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, पिताजी मेरे पास आते थे, बोलते बेटा भैंस को लगाने से तुम गाय नहीं बन जाओगे, फिर पिताजी नहीं ऐसे मजाक नहीं किए, वो उन्होंने बोला भैंस को क्रीम लगाने से वो गाय नहीं बनेगी, भैंस अपने आप में बहुत खूबसूरत है, तकलीफ ये है कि भैंस को बार बार कहा जा रहा है कि तू काली है तो गंदी दिखती है, तो भैंस को कॉम्प्लेक्स हो रहा है, नहीं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ही गलत है, आप जैसे हैं वैसे ब्यूटीफुल हैं, आप अपना बेस्ट निकाल के लाएं, ठीक है, बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही मेरे पिताजी ने, है ना, बहुत सेंसिबल व्यक्ति हूँ, मैंने बोला कुछ नहीं होगा ये सब करने से, नहीं लगाना चाहिए तुमको, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, उसको एक्सेप्ट करो और अपनी कैपेबिलिटी पे काम करो, है ना, इस कॉम्प्लेक्स में रहोगे तो अपनी कैपेबिलिटी के साथ भी न्याय नहीं कर पाओगे, है ना, तुम इसी में रहोगे कि मैं कैसा दिख रहा हूं, तुम्हारे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे हो उसमें सबसे बेस्ट दिखो तुम, वो जरूरी है, और यही सोचना चाहिए सभी को कि आप जैसे हैं उसमें सबसे बेस्ट दिखे, और नहीं कभी को किसी को कलर के बेस पे जज करना चाहिए, नहीं, ठीक है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे खुद को तब तक आप अपना बेहतर वर्जन नहीं बनेंगे, और जो डाउट में रहता है ना उसको फिर ज्यादा डर लगता है, समझ गए, अब वो आपको ऐड दिखा रहे हैं, और ऐड दिखा के फिर आप क्या कर रहे हो, क्रीम यूज कर रहे हो, अब एक व्यक्ति है 6 साल से क्रीम यूज कर रहा है, मैंने कहा 6 साल में भाई तू वैसा ही दिखता था, अभी भी वैसे ही दिखता है, तू मुझे पहले भी अच्छा दिखता था, अभी भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आया तेरे अंदर, ठीक है, तो तू क्यों लगा रहा है ये क्रीम, वो बोलता है देख मैं ये क्रीम लगा रहा हूं ना इसीलिए मैं कांस्टेंट हूं, अगर मैं ये नहीं लगाता ना तो मैं काला हो जाता, अब ये बात भी उनको किसने बताई, बताए कंपनी वालों ने बताई, मतलब वो आपके अंदर इतना डर डाल देते हैं कि अगर लगाओगे फायदा हुआ तो कंपनी की वजह से हुआ, और लगाओगे फायदा नहीं हुआ तो वो कहेंगे नुकसान नहीं हो रहा ना हमारी वजह से हो रहा है, नहीं तो अब तक तुम काले हो गए होते, समझ रहे हो, अंधेरे में गुम गए होते, फालतू की बात नहीं है, बहुत फालतू की बात है, ठीक है, इसीलिए तो कह रहे मार्केट ने क्या कर रखा है सर, कैप्चर कर रखा है, और ये सारे के सारे हीरो हीरोइन फालतू के लोग हैं, है ना, जो प्रोडक्ट खुद नहीं यूज करते उसका ऐड करते, है ना, बोलो जुबा केसरी, केसरी नहीं है वो कैंसरी है, बिंदी लगाना भूल गए तुम, है ना, जुबा कैंसरी, शाहरुख खान ऐड करता है यार, शर्म आनी चाहिए उसको, सीरियसली ये मुंह पे बोल रहा हूं, है ना, मेरी बात तो कहीं चली जाएगी उसके पास, अपने व्यूअर नहीं है इतने ज्यादा, पर भविष्य में कभी भी जाए तो जानी तो चाहिए, शाहरुख खान, अजय देवगन, है ना, और टाइगर श्रॉफ, खुद इतना कूदता रहता है ना, नाम में टाइगर है, हरकतें नहीं, मतलब मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूं किसी की, पर मैं कह रहा हूं कि आप जब इतने बड़े लेवल पर हो, इतने अच्छे डांसर हो आप, टाइगर श्रॉफ कितना अच्छा डांस कर रहा है, कितनी एथलेटिक बॉडी है उसकी, उसके बाद वो विमल का ऐड कर रहा है ना, उसको जरूरत थी क्या विमल का ऐड करने की, अब 1-1.5 रुपए या 2 रुपए 3 रुपए के गुटके को बेचने के लिए वो स्टार्स करोड़ों रुपए ले रहे हैं, तो सोचो वो कितना कमा रहा होगा, है ना, और आप 7-8-10 दिन गुटखा खिला दो किसी को, आदत पड़ जाएगी उसको, है ना, शराब पिला दो 7-8-10 दिन, आदत पड़ जाएगी उसको, कैपिटलिस्ट को क्या चाहिए, ये तो सब हैबिचुअल वाली चीज है ना, आदत 10 दिन 15 दिन में पड़ जाएगी आदत, और एक बार आदत पड़ गई उनका काम हो गया, और आदत के लिए तो ये सेलिब्रिटी काम कर रहे हैं अपना, है ना, अब गुटखे का आप ऐड नहीं कर सकते, ध्यान रखना, गुटखे का ऐड नहीं कर सकते आप, इंडिया में गुटखे का ऐड बैन है, इंडिया में शराब का ऐड क्या है, बैन है, इनके लिए प्रॉक्सी ऐड चलते हैं, ठीक है,
प्रॉक्सी एड मतलब वो जो एड दिखता है ना, वो दिल झूमे मत वाला हुआ रे, ये जो गाना आता है ना इसमें, विमल वाले गाने में है ना, ये विमल गुटके वाले में, गुटका नहीं है वो, पान उसका है, क्या बोलते हैं, इलायची, सेम पैकेट है विमल इलायची, है ना, पर सबको पता है कि ये एड किसका है, गुटके का है, पर उसमें इलायची लिखा हुआ है। अब शराब की बोतल का ऐड नहीं कर सकते आप, तो अब सी ग्रिम्स का वो मैन विल बी मैन वाला ऐड, वो शराब का ऐड है पर उसमें शराब नहीं लिखा हुआ है कहीं, सी ग्रिम्स इंपीरियल ब्लू IB शराब है ना। रॉयल स्टैग का आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ उसको अलग तरीके से दिखाते हो, कोई सोडा बॉटल दिखा देते हो, है ना सर, गलत बात है ये सब, गुनाह है ये, क्या है, गुनाह है। नसीरुद्दीन शाह साहब को जानते हो, हाँ ठीक है, गुनाह है ये, गुनाह, समझ गए। हाँ यहाँ आया समझ में। तो नियो कॉलोनिज्म क्या होता है कि आप ना पॉलिटिकल सॉवरेन हो बट इकोनॉमिकली आप अभी भी क्या हो सर, स्लेव हो, और स्लेव किसके बन गए हो सर, उन्हीं कैपिटलिस्ट के। तो कहीं ना कहीं आप अभी भी कॉलोनी हो, और ये कॉलोनिज्म जो है ये नियो कॉलोनिज्म, ये नव उपनिवेशवाद। अब इसी नव उपनिवेशवाद को एक स्टेप आगे ले जाते हैं और कहते हैं डिजिटल कॉलोनिज्म, कि आपका जो डिजिटल स्पेस है उस डिजिटल स्पेस में आप क्या हो सर, कॉलोनाइज्ड। क्योंकि जितने भी हाईटेक कंपनीज हैं वो सारी हाईटेक कंपनीज मोस्टली कहां से आ रही सर, फॉरेन से आ रही है, ठीक है, मोस्टली USA चाइना यहीं पे बेस्ड है सर। तो कहीं ना कहीं आप डिजिटली कैसे हो सर, कॉलोनाइज्ड, ठीक है। और डिजिटल कॉलोनिज्म का मतलब है कि कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है सर। डिजिटल डेटा आज के टाइम पे क्या है ना, नया न्यू फ्यूल है सर डेटा, तो डेटा इज द न्यू फ्यूल, इस पे थोड़ी बात करेंगे। फिर आता है ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन इन इंडिया, इस पे अपन ने बात करी थी क्या, नहीं अभी तक कोई आर्टिकल नहीं आया ना ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन के लिए, IT एक्ट पे आया था कुछ, तो आया ना डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो ऑनलाइन कंटेंट था ना उसमें, इतना नहीं था, थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं था। इसके अंदर एक्सक्लूसिवली हम पढ़ेंगे कि इंडिया में ऑनलाइन कंटेंट कैसे रेगुलेट होता है सर, ठीक है। जो IT एक्ट के रूल्स हैं, ऑनलाइन कंटेंट समझ गए ना सर। हमने जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था उसके अंदर क्या था, याद आ रहा है, क्या एक्ट था वो, सर ज्यादा RTI को उसमें ये था, उसमें दो चीज आ रही थी कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी पर्सनल डिटेल जो है, वो पर्सनल डिटेल जो है वो आप थोड़ा नैरो कर दिया था उसको, स्कोप को, कि आप रिवील नहीं कर पाओगे ज्यादा अनलेस वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जारी हो। पूरा हटाया नहीं था, नैरो बस किया था। और RTI का जो 19(1) है A, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो RTI, तो आर्टिकल 19(1) A और आर्टिकल 21 के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था। और कोई ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन से जुड़ा आया था एक आध आर्टिकल, आया था, X वाला नहीं आया था, X वाला आर्टिकल याद आ रहा है, ठीक है, जिसमें ये था इंटरमीडियरीज के ऊपर जो है ओनस नहीं आता, जो थर्ड पार्टी कंटेंट पोस्ट करती है इंटरमीडियरी जो है, उन इंटरमीडियरी के ऊपर ओनस नहीं आएगा सर, उनकी लायबिलिटी वेवर होता है कि उनके ऊपर कोई लायबिलिटी कंटेंट की नहीं आती सर, ठीक है। उसके अंदर ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन पढ़ा था अपन ने, साफ बना कर दिए। मैं जब पूछा पढ़े हैं तो नहीं नहीं नहीं, ये तो आए नहीं, 2 आर्टिकल आए इसके, डायरेक्ट नहीं पर जुड़े हुए तो आए। अपन इसके अंदर एग्जैक्ट रेगुलेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है मीडिया रेगुलेशन इन इंडिया, ये बहुत बड़ी चीज है सर, मीडिया रेगुलेट कैसे होता है इंडिया में, प्रिंट मीडिया कैसे रेगुलेट होता है, ऑनलाइन मीडिया कैसे, न्यूज चैनल कैसे रेगुलेट होते हैं, कोई बॉडी बनी हुई है या सेल्फ रेगुलेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, ये सब जरूरी आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो 8 आर्टिकल है इसके अंदर, 8 आर्टिकल्स। शुरू करें, ठीक है, अब शुरू होगा खेल अभी तक तो अपन ने ओवरव्यू लिया था, ठीक है, उम्मीद पोर्टल। पर यह है कि हम ओवरव्यू में सब पढ़ लेते हैं तो ये जल्दी हो जाता है। उम्मीद पोर्टल क्या है सर, उम्मीद की फुल फॉर्म क्या है। एक तो ये सरकार जो है, जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने इतने एक्रोनिम बनाए हैं ना, इतने बनाए हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ, अरे फुल फॉर्म छोड़ो, मतलब माइंड फ्यूज हो जाता है कभी कभी, बहुत बहुत एक्रोनिम है ना। और उम्मीद का फुल फॉर्म देखो कैसे बिठा देते हैं सेटिंग कहीं ना कहीं से, है ना, नहीं बैठ रहा होता तो घुमा फिरा बिठा देते। यूनिफाइड वक्फ, अब W नहीं है इसके अंदर, जबकि वक्फ पे बना हुआ है, पर इसके अंदर W नहीं है UM, M मतलब मैनेजमेंट, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड
डेवलपमेंट, दिस इज उम्मीद। ठीक है, ये उम्मीद पोर्टल है वक्फ के लिए, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज सर। ठीक है, इंडिया के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट वक्फ प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो है सर, सबसे ज्यादा डोनेशन भारत के अंदर होता है सर। ठीक है, पर इसके अंदर हमेशा से क्या है सर, मिसमैनेजमेंट है, इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है सर, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग भी है। ठीक है, तो इसमें जुगाड़ हो जाते हैं, इधर उधर हो जाता है लैंड। वक्फ एसेट्स के पास जो है बहुत सारा पोटेंशियल है सर कि वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव ला सकते हैं अगर उनका मैनेजमेंट कैसा हो सर, इफिशिएंटली हो। वक्फ क्या होता है सर, परमानेंट इरिवोकेबल डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है, याद रख, अब इसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों है, बट मेजरली वक्फ जो होते हैं मोस्टली लैंड की फॉर्म में होते हैं, इमूवेबल में। ठीक है, इट रिमेन्स परपेचुअली डिवोटेड टू द स्पेसिफिक चैरिटेबल पर्पस, मतलब चैरिटेबल मतलब कहीं ना कहीं उसको लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करना है। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन है वक्फ का। ठीक है, सदा का जरिया जो है यही है। ठीक है, सदा का जरिया। ठीक है, मतलब ये इस्लामिक कंसेप्ट है। मॉस्क, ग्रेवयार्ड भी बना सकते हो सर, कब्रिस्तान बना सकते हो, मॉस्क बना सकते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, कमर्शियल एसेट, कुछ भी बना सकते हो। अल्टीमेट पर्पस इज द चैरिटेबल। गवर्नेंस फ्रेमवर्क, इंडिया में सबसे पहले 1995 में वक्फ एक्ट आया था सर, और यही एक्ट जो है अभी रिसेंटली क्या हुआ है सर, 2025 में अमेंडमेंट हुआ है सर। ठीक है, अपन ये पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है, डिटेल मैंने डाल दी है ताकि आप पढ़ो एक जगह पे तो मिल जाएगा। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क 2 लेवल पे ऑपरेट होता है। स्टेट लेवल पे क्या बनते हैं, बोर्ड से सर, सेंट्रल लेवल पे वक्फ काउंसिल है, 2 ही लेवल पर, ध्यान रखना। उम्मीद पोर्टल सेंट्रलाइज डेटाबेस रहेगा पूरे इंडिया का, डिजिटल मैपिंग होगी, जियो टैगिंग हो जाएगी लैंड की, प्रिसाइज लोकेशन कोऑर्डिनेट्स है ना, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड नंबर से तो दिक्कत नहीं होगी सर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कोई भी अगर चाहता है कि लैंड डोनेट करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग सर, किसी प्रॉपर्टी पे काम हो रहा है तो सब रियल टाइम हो जाएगा। ये सब बेसिक्स है, आप समझ जाओगे किसी। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रोचमेंट को रोकना, इलीगल ट्रांसफर को रोकना सर, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रही है, ऑप्टिमाइज असेट यूटिलाइजेशन। ठीक है, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हो, हेल्थ केयर कर सकते हो, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव कर सकते हो। एडवांस ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया मिशन ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन हो जाएगा सर। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। उम्मीद पोर्टल से वही पुअर रिकॉर्ड कीपिंग जो पहले हो रही थी अब नहीं होगी। प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन, मतलब बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग रहते हैं सर टाइटल सूट्स के, वो नहीं रहेंगे सर, मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। ठीक, प्रीलिम पॉइंटर, उम्मीद की फुल फॉर्म, वक्फ से जुड़ा हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लीगल फ्रेमवर्क वक्फ एक्ट है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्रालय है सर, और कोर ऑब्जेक्टिव क्या है जानते हैं, क्वेश्चन करो, डोंट डू। इसका आंसर बी है क्या, Yes, बी है, पढ़ो पहले पढ़ो। क्या है, एक मिनट, ए किसका आंसर है, बी किसका आंसर है, सी किसका आंसर है, डी किसका है, बी वाले कौन है, बी, सब बी वाले, वेरी नाइस, तो बी ही होगा फिर, अपनी क्लास में मेजोरिटी सही होती है। ठीक है, विद रेफरेंस टू उम्मीद, इट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग, ठीक है, 1 सही है। इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये भी ठीक है। इट डील्स विद द लैंड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया, गलत बात है ये। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है सर, 1 और 2 आ रहा है, पेपर आ रहा है अभी, 6 महीने का पढ़ रहे हैं ना, फिर पेपर आएगा अभी, ये सब नहीं आएंगे उसके अंदर। इसी से रिलेटेड वो दिखेगा उसमें, बता दो, मैं यूपीएससी थोड़ी हूँ। तो आप ही तो देंगे। क्या हो गया, हाँ वॉशरूम उधर है, एडमिन से पूछ लीजिएगा उन पे। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश, ठीक है, पढ़ तो लिया इसको, और क्या पढ़ोगे, है ना। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB, ठीक है,
ये मेजर है, नोडल एजेंसी है अगर कोई एक्सीडेंट होता है एयरक्राफ्ट का तो, ठीक है। ये बनी है 2017 के एयरक्राफ्ट रूल्स के अंडर, ये ब्यूरो, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करती है, ब्लैक बॉक्स को एनालाइज करती है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। प्रोबेबल कॉज बता देती है कि क्यों हुआ होगा सर, वो सेफ्टी रिकमेंडेशन भी देती है। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका एक प्रोटोकॉल है ICAO, एन UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट सेट्स ग्लोबल रूल्स फॉर इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। ICAO नीचे है इसका डिटेल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है सर इंडिया में, DGCA। क्लासरूम कोर्स में हम लोग सिविल एविएशन पढ़े हैं ना? हाँ, मतलब आप नहीं पढ़े, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। क्लासरूम कोर्स में कौन कौन पढ़ा है ना, सिविल एविएशन पढ़ा है ना अपन ने। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर याद करो ये सब था, क्लासरूम कोर्स में भी था, ये PPT में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वो एक्सीडेंट वाला भी है सर, है ना। तो DGCA क्या करता है, ये एपेक्स एजेंसी है सर, सिविल एविएशन रेगुलेटर है इंडिया में, ठीक है। पावर्स कहाँ मिल रही है, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, दोनों याद रखने हैं सब। एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन, पायलट लाइसेंसिंग टू एयरलाइन सेफ्टी ऑडिट एंड एयरपोर्ट स्टैंडर्ड कंप्लायंस, सब कौन करता है, DGCA करता है। मतलब सारे रेगुलेशन यही देख रहा है। प्री एक्सीडेंट क्या करता है, सब रेगुलेशन करता है, लाइसेंस सब चेक करता है प्रॉपर। पोस्ट एक्सीडेंट्स वो क्या करेगा, ये स्पेशल इंस्पेक्शन वगैरह, ग्राउंड फ्लीट सब। ग्राउंड फ्लीट का क्या मतलब अगर लगेगा कि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट सही नहीं चल रहे हैं तो बोइंग को सबको क्या कर दो, ग्राउंडेड कर दो सर, कोई नहीं उड़ेगा सर, है ना। ऑपरेशनल एडवाइजरीज ब्ला 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 ब्ला। DGCA इज द रेगुलेटर, AIIB इज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर, दोनों अलग अलग जाना। DGCA का कोई मेंबर AIIB में नहीं होता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर है, वो एक्सीडेंट होने पे इन्वेस्टिगेट करता है, और DGCA एक्सीडेंट ना हो इसके लिए रेगुलेट करता है, समझे। तो अगर हो जाता है तो DGCA का कोई मेंबर AIIB में नहीं रहेगा, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये तो ओवरऑल पॉलिसी बनाती है सर, ठीक है। ये जो पॉलिसी बनाती है DGCA, उसके अकॉर्डिंग चलता है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये तब आती है जब एक्सीडेंट हो जाता है सर, हेल्प करने के लिए। एयरपोर्ट फायर सर्विस, वो वहीं रहती है एयरपोर्ट पे। स्टेट एजेंसीज, पुलिस वगैरह की भी जरूरत पड़ती है सर, SDRF की जरूरत पड़ सकती है, NDRF की जरूरत पड़ सकती है। ICAO प्रोटोकॉल, ये ग्लोबल एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड Annex 13 जो है इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड, इसको याद रखना, ICAO Annex 13, क्योंकि ये अभी यूज हो रहा है, सारे एनेक्स याद नहीं कर सकते, बट ये याद होना चाहिए। ये UN बॉडी है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या है सर, UN बॉडी है। शिकागो कन्वेंशन 1944, अभी बताया था ना, ये इस कन्वेंशन के अंडर इंटरनेशनल एविएशन कॉर्पोरेशन जो है काम करती है सर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये UN बॉडी है। क्यों फ्रेमवर्क मैटर करता है, सेपरेशन ऑफ पावर एंड सेफ्टी कल्चर, वही बताया ना, DGCA का कोई मेंबर इन्वेस्टिगेशन में नहीं रहता है सर। ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी है सर, है ना। भारत के अंदर अगर ये इस तरीके की चीजें ज्यादा होगी तो फिर लोग जो है या इंटरनेशनली जो है एयरक्राफ्ट सेफ्टी में भारत की रेपुटेशन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी सर। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो डाउन ही हुई सर, है ना। उसका सीधा इम्पैक्ट जो है भारत के अंदर आने वाले टूरिस्ट पे भी पड़ता है ना। टूरिज्म पे पड़ेगा तो सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इकोनॉमी पे पड़ेगा, है ना। टूरिस्ट पे इम्पैक्ट पड़ने का सीधा मतलब है रुपये की डिमांड कम होना, रुपये की डिमांड कम होना मतलब रुपये का डेप्रिशिएट होना। सेफ्टी नॉट ब्लेम, इंपॉर्टेंट ये है कि जो वो जो होता है ना, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये सेफ्टी वाले पे फोकस करता है, ब्लेम पे नहीं। मतलब ये अपनी रिपोर्ट देता है बट इसका ब्लेम नहीं होता किसी पे कि भाई यहाँ से, वो बताता है कि ये चीजें ऐसे इस तरीके हुई, तो आगे आने वाले टाइम में क्या चीजें आप प्रिवेंट कर सकते हो, इस पे फोकस है। बाकी ब्लेम वाले के लिए तो आपके पास पूरा का पूरा क्रिमिनल लायबिलिटी और उसके लिए प्रोसीजर है ही है सर, ठीक है। प्रिलिम्स पॉइंटर, AIB 2017 के रूल्स के अकॉर्डिंग, DGCA, ICAO Annex 13 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है,
एनडीआरएफ एसडीआरएफ जानते हो आप, सेफ्टी फोकस है, वो वाला फोकस नहीं, ब्लेम वाला फोकस नहीं है, इंडिपेंडेंस है दोनों के बीच में। डन, करो क्वेश्चन फिर घर जाओ। चुपचाप करो, है ना। बी होगा नहीं चलेगा, किस दिन ए भी हो सकता है। सही पकड़ा है, पर मुझे वो एडिट करना पड़ेगा नीचे भी ना कुछ। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है। हो गया। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हाँ, क्या आंसर है? तीनों चौल बे। बी क्या होता है हर समय? बी परमानेंट बी कर दिए हो क्या? चलो ठीक है, बोल रहे हो तो होगा फिर। ये इसको अपन कल करेंगे, ठीक है? पढ़ चुके हैं अपन, कल ऐसे ही बस थरोली पढ़ लेंगे इसको। चलो बाय बाय। क्वालिटी सब बने बने। Hello.